नमस्कार दोस्तों, हरियाणा लाइव टुडे पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं जितेंद्र पिलानिया आपके लिए एक छोटा सा एपिसोड लेकर आया हूँ चोरों की राजनीति का। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक माहौल बड़ी तेज गति से गरमाया हुआ है और इसा गर्मा गर्मी का एक नज़ारा या इसी एक ऐसी बगावत का नज़ारा चूरू लोकसभा सीट में देखने को मिला है। वर्तमान में बीजेपी के सांसद राहुल कस्वां जो पिछले लगातार 2 योजना से एमपी रहे हैं बीजेपी से, उन्होंने बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस का दामन लगभग मानो थाम ही लिया हो। अब कई राजनीतिक समीकरण यहाँ बनते जा रहे हैं। उन राजनीतिक समीकरणों की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, सबसे पहले अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उन कांग्रेसी नेताओं का क्या होगा जो अभी अभी नए नए पनपे हैं। भविष्य के उन कांग्रेसी नेताओं का क्या होगा जो लगातार लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो तय है, अगर राहुल कस्वां कांग्रेस से चुनाव लड़ लेते हैं और मानो या ना मानो जो जातीय समीकरण जो चूरू का है या चूरू की जो लोकसभा की हिस्ट्री है या इतिहास है लोकसभा चुनाव का, उस लोकसभा इतिहास को देखते हुए, उस चुनावी इतिहास को देखते हुए, पिछले 60-70 सालों के इतिहास को देखते हुए लगभग राहुल कस्वां की जीत तय मानी जा रही है। भले ही वो कांग्रेस से उम्मीदवार हों चाहे वो बीजेपी से उम्मीदवार हों। उसका एक थोड़ा सा चुनावी विश्लेषण मैं आपको बता देता हूं। चूरू लोकसभा का क्या विश्लेषण रहा है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। 1977 पहली बार चूरू में लोकसभा चुनाव, कोई बड़ी पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ दौलत राम सहारण परिवार एक नाम जो वहाँ से जीतता है, पहली बार एमएलए बनता है, जनता दल पार्टी से एमएलए बनता है। दूसरी बार फिर दौलत राम सहारण फिर एमपी बनते हैं। फिर उसके बाद देखो लगातार 2 बार जनता दल पार्टी से। बीजेपी कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि जाट वोट की राजनीति या फिर यूँ कह सकते हैं कि कम्युनिटी का एक यूँ कह सकते हैं कि कम्युनिटी का मतदाता समीकरण या कम्युनिटी का जो पोलिंग बूथ है वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार को जिताने का काम करता है, न कि कोई किसी पार्टी विशेष की विचारधारा। फिर पहली बार कांग्रेस 1984 में मनोहर सिंह राठौड़ जो कांग्रेस को पहली बार यहाँ से जीत दिलवा पाए, और ये कांग्रेस का यूँ कह सकते हैं कि सौभाग्य मानो कि पहली बार उनको यहाँ से जीत मिली। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, मनोहर सिंह राठौड़ का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उसका विशेष कारण मैं बताता हूँ कि लगभग 1977 से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए आज तक सिर्फ एकमात्र पहले नॉन जाट हैं और अब तक के आखिरी नॉन जाट हैं जो कि चूरू लोकसभा से चुनाव जीते हैं। क्योंकि 1977 से लेकर और लगभग 2019 तक यहाँ पर लगभग जाट उम्मीदवारों का दबदबा बना रहा है। उसका कारण ये भी है जाट वोटों की अधिकता का होना, ये भी मैं कारण मान सकता हूँ। दूसरा, क्योंकि पार्टी विशेष की विचारधारा क्यों काम नहीं करी, उसका एक कारण है। चूरू लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों से बना हुआ, जिसमें नौर, भादरा, सरदार, रतनगढ़, सुजानगढ़, राजगढ़ जिसको शादुलपुर बोलते हैं, काफ़ी बड़ी विधानसभाएं हैं और इनको मिलाकर बड़ा लोकसभा क्षेत्र बन जाता है। चूरू की राजनीतिक गतिविधि इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये हरियाणा के बॉर्डर से लगता हुआ क्षेत्र है और जाट वोट का हरियाणा में अगर हम रेशो निकालें तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। हरियाणा को तो जाट बेल्ट कहा ही जाता है, तो कहीं ना कहीं जाट बेल्ट का असर जो है वो दूसरे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता ही डालता है। अब चुनावी समीकरण की हम बात करें तो राहुल कस्वां की जीत क्यों तय मान रहे हैं, उसका एक कारण बताता हूं आप लोगों को। पहली बात तो कई लोग ये बोलते हैं कि राहुल कस्वां बीजेपी या किसी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। बात सबकी सही है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ
मैं भी मानता हूँ, सब लोग और भी मानते होंगे। मैं मेरी विचारधारा का यहाँ पे बता रहा हूँ। उसका किसी व्यक्ति के विरोध करने या न करने से, या किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ अपने ओपिनियन बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि अब तक चूरू लोकसभा से 3 बार कांग्रेस जीती है और 6 बार बीजेपी जीती है। तो एक चीज तो तय है, एक चीज तो सीधा सीधा दिख रहा है, चुनावी इतिहास जो चूरू का है वो ये बताता है बीजेपी 6 बार जीती है, और 6 की 6 बार जो जीत दिलवाई है, बीजेपी को एक बहुत बड़ी सीट निकाल के दी है कस्बा परिवार ने। 30 साल तक इस सीट को बीजेपी का बना के रखना अपने आप में इस परिवार की एक तरीके से ख्याति को भी दर्शाता है, इस परिवार के दबदबे को भी दर्शाता है। ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मोदी फैक्टर की बात नहीं करेंगे। मोदी फैक्टर की हम बात करें तो पिछले 10 साल में, चलो मैं ये भी मान लूँ कि राहुल कस्बा मोदी की लहर में जीत गए। इससे पहले इनके पिता भी 4 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तब तो मोदी की लहर नहीं थी। तो सीधी सी बात है, मतलब यहाँ कांग्रेस बीजेपी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर परिवारवाद, वंशवाद या फिर जातिगत समीकरण, इनका ही दबदबा इस सीट पर बना रहता है। कारण या समीक्षा की बात करो तो सारण परिवार, बुडानिया परिवार और कस्बा परिवार लोकसभा सीट के ऊपर बता रहा हूँ। मैं किसी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें एक और भी परिवार जुड़ जाता है, बुडानिया परिवार, पूनिया परिवार भी जुड़ जाते हैं। काफ़ी एमएलए रहे हैं उस परिवार से भी, उस समुदाय से भी। तो मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि बुडानिया की बात करें, कस्बा परिवार की बात करें, सारण परिवार की, 3 ही परिवार ऐसे हुए हैं जो यहाँ से कंटिन्यू लंबे समय तक इस सीट के ऊपर काबिज रहे। और राहुल कस्बा की जीत तय किस लिए है, क्योंकि मैं उसका बताता हूँ कि 2014 में जो लहर थी, मोदी लहर थी, 2019 में मोदी वेव थोड़ी सी कम हुई, मोदी लहर थोड़ी सी कम देखने को मिली। हो सकता है कि 2024 में थोड़ी सी और कम देखने को मिले। मैं उसका पार्टी के कामकाज से संबंध नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी जो लगातार 8-10 साल से राज कर रही होती, मतलब रूल कर रही होती, तो कहीं ना कहीं जनता विरोध करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि लंबे समय तक किसी एक ही सोच को या किसी एक ही विचारधारा को व्यक्ति लंबे समय तक अपने अंदर मेंटेन करके नहीं रख सकता। तो भले ही आज अगर 10 साल से कांग्रेस रही होती सत्ता में तो कांग्रेस का भी विरोध हो रहा होता। आज 10 साल से बीजेपी है तो बीजेपी का भी बिल्कुल लाजमी है, विरोध होना बनता भी है और होना भी चाहिए। क्योंकि यूं कह सकते हैं ना कि प्रतिपक्ष थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विरोध अगर होते रहेंगे तो थोड़ा सा एक नियंत्रण कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बना रहता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। राहुल कस्बा का जीत तय क्यों है, उसका कारण 2014 के चुनाव की अगर मैं बात करूं राहुल कस्बा के, तो 2014 में राहुल कस्बा को लगभग अगर मैं बात करूं 60% वोट मिले। लगभग वोटों की बात करें तो राहुल कस्बा को 2014 में 60 नहीं 53% वोट मिले और लगभग 6 लाख वोट उनको मिले। दूसरे स्थान पर रहे थे अभिनेश महर्षि, जिनको लगभग 3 लाख के आसपास वोट मिले। अब 53% वोट पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखता है। 53% वोट पाना 2014 जब मोदी लहर चरम पे थी। फिर बात करते हैं 2019 के चुनाव की। 2019 का चुनाव, फिर राहुल की टिकट कटने का दौर शुरू हुआ, लेकिन अपनी मेहनत जद्दोजहद करके टिकट ले आए, चुनाव लड़ लिया। अच्छा था चुनाव, बहुत बढ़िया था, पहले से बेहतर चुनाव। जहां 53% वोट 2014 में मिले, उन्हीं परसेंटेज वोट में 7% का इजाफा हुआ। देखिए यहाँ पे क्यों मैं जीत बता रहा हूँ, 7% का इजाफा। लगभग वोट मिले थे 2014 में 6 लाख के आसपास, 5,95,000 के आसपास। वहीं 2019 में यही वोट बढ़कर हो जाते हैं 7,92,000, अप्रोक्स 8 लाख वोट। मतलब चूरू लोकसभा के 60% वोट लेके बैठना, अरे बिल्कुल फर्स्ट श्रेणी से पास हो गए राहुल कस्बा तो इसमें, प्रथम श्रेणी जिसको हम फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। 60% वोट जो व्यक्ति लेता है, तो केवल पार्टी के नाम पे तो वोट नहीं हो सकता। 60% वोट मिल पाना केवल पार्टी का आधार नहीं है, क्योंकि
पार्टी का तो आधार इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं राहुल कसवा को कोई हीरो बना रहा हूँ, या फिर मैं बीजेपी को कमज़ोर करने की या मोदी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं किसी और पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, कांग्रेस का विरोध कर रहा हूँ। हीरो बनाने का मेरा कतई ये मुद्दा नहीं। यहाँ पर एक कमजोरी भी है, उसका कारण है वोट क्यों मिलते हैं परिवारवाद के नाम पर। क्योंकि पार्टियों ने कभी यहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम ही नहीं किया, काम किया नहीं, या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने करवाया नहीं, वो तो पार्टी जाने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो जाने। क्योंकि ये क्षेत्र पानी से काफी लंबी समय से जूझ रहा है। पहली चीज, फ्लोराइड की मात्रा, जल स्तर काफी नीचे है, खारा पानी है, कहीं ना कहीं पानी की समस्या से तो जूझ ही रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा जो कारण की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा कारण जो यहाँ पे रेलवे जंक्शन, काफी पुराना रेलवे जंक्शन है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई बड़ा सुधार देखने को इसमें नहीं मिला। भले ही राहुल कसवा ने 2-4 ट्रेनें एक्स्ट्रा चलवा दी, बहुत बहुत उनका आभार है, जनता के लिए कुछ तो किया, न किया होता तो क्या कर लेते, कुछ तो किया इन्होंने। सब करते हैं, हर कोई नेता करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, काम सब करते हैं, लेकिन कोई कम कर देता है, कोई थोड़े ज़्यादा कर देता है, बस फर्क इतना ही। और रही बात, ये तो लोकसभा है तो बड़ा क्षेत्र आता है, तो हर व्यक्ति की काम को कर पाना शायद मुश्किल होता है। एक एमएलए के लिए क्षेत्र छोटा होता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के काम भी कर सकता है, लेकिन जब बात एक एमपी की आती है तो बड़ा क्षेत्र आता है, तो हम व्यक्ति विशेष की बातें इग्नोर सी हो जाती हूँ, कह सकते हैं व्यक्ति विशेष की, क्योंकि वहाँ पर बड़ा क्षेत्र होता है तो उनको बड़े मुद्दे देखने पड़ते हैं। वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिर तीसरी अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी जो समस्या, वो समस्या है रोजगार। वैसे तो पूरे देश में ही बेरोजगारी की मार चल रही है, और यूँ कह सकते हैं एक प्रकार से नौकरी तो न के बराबर हो गई है। आगे आगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो नौकरियाँ और कम हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान में स्थिति, ये वो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक निकलते हैं। डिफेंस में सबसे ज़्यादा लोग सर्विस करते हैं, तो डिफेंस में सर्विस करते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। डिफेंस क्योंकि आजकल हथियारों का ज़माना आ गया, एयरफोर्स का ज़माना है, हाईटेक वेपन्स हैं, तो वो वाली बात नहीं रही। तो सेना भले ही कहने के लिए कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, वो सिक्योरिटी मेथड, उसको हम यहाँ नहीं बता सकते क्या रीजन है, उस पर हम कोई ज़्यादा अच्छा बुरा भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारा मामला नहीं है। लेकिन अभी जो अग्निवीर की एक स्कीम आई है, उससे कहीं ना कहीं युवाओं में निराशा तो बहुत है। तो एक तो ये मान के चलो कि बहुत लंबे मार्जिन से जीतना 2014 और 2019 राहुल कसवा का। दूसरा 7% वोटों को मार्जिन और बढ़ाना, 2014 की बजाय 2019 में 7% ज़्यादा मिले। तीसरा, अगर कांग्रेस में आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अग्निवीर ये एक बड़ा मुद्दा ये बना सकते हैं, और कांग्रेस को इससे ये फायदा पहुंचा सकते हैं अगर जीत जाते हैं तो। लगभग चूरू के अंदर 20 लाख मतदाता हैं। उन मतदाताओं की अगर मैं बात करूं, 20 लाख मतदाताओं में से लगभग 11 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं, 9 लाख के आसपास महिलाएं मतदाता हैं। और उन मतदाताओं में से चूरू की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से 5.5 लाख की मतदाताओं की मैं बात करूं तो वो एससी के, और इतने ही मात्रा में वोट जाट समुदाय के हैं। तो ये दो बड़े वर्ग, लगभग अप्रोक्स 10-11 लाख वोट इन दो ही कैटेगरी के बन जाते हैं। तो ये जिस भी तरफ झूले वहां जीतना तय है। और जीत मैं इसलिए बता रहा हूं कि जाटों का एक प्रकार से मन तो राहुल कसवा जीत चुके हैं, जाट समुदाय पे काफी पकड़ है, तो वो वोट उनको मिल सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस को हमेशा से पिछड़े वर्ग का वोट मिलता आया है, तो वो वोट भी उनको मिल सकता है, मुस्लिम का वोट भी उनको मिल सकता है। इस लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 2 लाख के आसपास मुस्लिम वोट हैं। वो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं जो बीजेपी को कम जाते हैं, कांग्रेस को ज़्यादा जाते हैं, तो ये भी राहुल कसवा के लिए एक यूँ कह सकते हैं कि फायदा मिलने वाली बात है। तो सारे जो जातीय समीकरण जो बन रहे हैं वो राहुल कसवा के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं अगर वो कांग्रेस में चले जाते हैं तो। दूसरी चीज, अगर वो कांग्रेस में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के चुनाव भी
बदलेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस के नेता हैं जो विधानसभाओं में ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, चाहे मैं कृष्णा पूनिया की बात करूं, बलवान कामरेड की बात करूं, जो भी हैं, अब मैं उनकी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए बड़ी समस्या उलझन पैदा हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कृष्णा पूनिया और राहुल कसवा एक दूसरे से के धुरंधर विरोधी हैं। पहली चीज़ तो जब चला रहा था कि काफ़ी लंबे टाइम से मतलब पिछले 5-6 रोज से स्थिति बनी हुई थी कि राहुल कसवा को हाई कमान टिकट देने को तैयार है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो स्टेट के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि कुछ नेता, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने अशोक गहलोत के सामने बड़ी गुजारिश की और ये भी कहा कि अगर ये कांग्रेस में आ जाते हैं तो फिर हमारा वर्चस्व का क्या होगा। और वो नेता थे जब अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी और वो सबसे आगे की लाइन में खड़े थे अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में। तो पूर्व मुख्यमंत्री के सामने गुहार जरूर लगाई है अपने वर्चस्व बचाने के लिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री होता है और वर्तमान मुख्यमंत्री वर्तमान होता है। अब गहलोत साहब मुख्यमंत्री है नहीं और भविष्य की राजनीति तय करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज गहलोत साहब की हो चुकी है। तो आगामी जो विधानसभा के चुनाव हों उसमें हो सकता है राजस्थान को कांग्रेस की तरफ से कोई नया मुख्यमंत्री मिल जाए। अब मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन कौन शामिल है ये तो आपको भी मालूम होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा जो है वो सचिन पायलट है और कहीं ना कहीं एक बड़ा ऊंचा कद राजस्थान में कांग्रेस में रखते हैं, युवाओं के चहेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा अगले विधानसभा चुनाव में बदल भी सकता है। तो हो सकता है कि गहलोत साहब की बातों पर हाईकमान थोड़ा सा इग्नोरेंस कर दे। तो जहाँ तक जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, हम पुष्टि नहीं करते हैं इस बात की, आज या कल में राहुल कसवा कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो किन शर्तों के साथ करेंगे ये हम नहीं जानते। हो सकता है कि वो आगे के चुनावी कुछ अपनी एक तरीके से मन बना रहे हों, या फिर हो सकता है वर्तमान में लोकसभा के चुनाव में उनको कोई जिम्मेवारी मिल जाए। वो तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो उस पर हमको ज़्यादा डिटेल से कह नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ ये है कि बगावत क्यों की। आप एक बात देखिए, 6 बार बीजेपी जीती और 6 के 6 बार कसवा परिवार ने उनको ये सीट ला के दी है। इतनी बड़ी पार्टी भक्ति लोग कर रहे थे और फिर इनका ही टिकट काट दिया जाए, जबकि राहुल कसवा युवा नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, कोई करप्शन या कोई दाग नहीं है उनकी राजनीति पे, बेदाग राजनीति है उनकी, युवाओं में अच्छी पकड़ है और सबसे मिलकर चलने वाले हैं। हालांकि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती है, बस ये अपने मन की विचारधारा होती नेताओं की। क्योंकि कहीं ना कहीं कल अगर राहुल कसवा कांग्रेस में आते हैं तो यही कहेंगे कि मैं कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी और मैं बीजेपी की विचारधारा में बदलाव नजर आए, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हो सकता है उनके कुछ अपने पर्सनल बयान हो सकते हैं, लेकिन पिछले 30 साल तक वो ये सीट बीजेपी को जितवा रहे थे, तब तक विचारधारा ठीक थी। तो क्या 30 साल बाद से विचारधारा पार्टी की एकदम से बदल जाती है? नहीं। तो आज की जो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है। हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल सर्वेयर नहीं हूँ किसी चीज़ का, बट मैं बता रहा हूँ कि युवा जो हैं वो कम से कम एक ही चीज़ हमें मिली है, वोट। उस वोट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उस वोट का अच्छे तरीके से उपयोग करें, थोड़ी सी अपनी समझ को बेहतर बनाएं कि हमें किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, पार्टियां सब एक जैसी होती हैं, क्योंकि जब तक चुनाव हो नहीं जाता, एमएलए एमपी बन नहीं जाते, तब तक वो आपको रात को भी फोन कॉल के साथ खड़े मिल जाते हैं। लेकिन जब एमपी एमएलए बन जाते हैं, उनके बाद उनका
2-2 साल तक गांव का दौरा न करना, ये दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मौसमी बाजार है चुनाव का। जब भी ये बाजार लगता है तो इसमें बहुत सारे दुकानदार आते हैं, अपना सामान बेचते हैं और निकल जाते हैं। यही चुनाव का माहौल होता है। जब चुनाव होता है बहुत नेता उभरेंगे, बहुत समाज सेवी निकलेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, भाईचारा, छोटे भाई, बड़े भाई, समाज सेवा सब कुछ बंद हो जाती है। तो इसलिए अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि चैनल का मुख्य उद्देश्य, या फिर यूँ कहें कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि युवा अपना वोट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। वोट का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतर दिमाग का उपयोग करके करना है। जय हिंद, जय भारत।